अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बिल्कुल सत्य ही कहा गया है कि अंदाज़ा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं। और इसी हौसले की कहानी बयां करती है भारत का वो परमाणु परीक्षण, वो दौर, वो पूरा समय समझाती है कैसे भारत एक परमाणु संपन्न देश बना और उन सुपर पावर कंट्रीज के रेस में शामिल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्लासेस पटना। आज की वीडियो में उन गौरवमयी पलों की अनुभूति करते हैं और समझते हैं कि भारत एक परमाणु संपन्न देश कैसे बना, क्या इतिहास थी, कैसे भारत एक परमाणु संपन्न देश बना, क्या क्या रास्ते में मुश्किलें आई और अंततः भारत उन देशों की कतारों में शामिल हो गया जो विश्व के सबसे सुपर पावर कंट्रीज है और हथियारों से लैस हैं। क्या क्या परिस्थितियां आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे भारत ने उन प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए दो बार परमाणु परीक्षण करके दुनिया को एक तरह से हिला दिया और वो गौरवमयी क्षण था भारत के लिए, अपने आप में वो अद्भुत पल था। चलिए उन सारी बातों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो होती है 1947 से होती है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू यानी नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और ऐसे कहा जाए कि परमाणु जनक या परमाणु कार्यक्रम के इनिशिएटिव जो लेने का काम किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऐसा इसलिए किया था कि जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये देखा, ये सोचा और इससे पहले भी वो फील कर रहे थे कि जहां विश्व में एक से एक देश रह रहे हों, जहां अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री है, जहां सोवियत यूनियन जैसा पावरफुल कंट्री है, जहां हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जो बार बार हमें आंख दिखा रहा है, जहां चाइना है जो अपनी नीति को प्रसारित कर रहा है, अपने आप को फैला रहा है, ऐसी स्थिति में अपने स्ट्रेंथ को जब तक ना मजबूत किया जाएगा, अपने आप को पावरफुल ना बनाया जाएगा तो इस दुनिया में टिकना पॉसिबल नहीं है ना। अपने पावर को, क्योंकि कहावत है कि बलवान ही टिक पाता है, तो जब तक अपने आप को पावरफुल ना बनाया जाएगा तो इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में टिकना बहुत मुश्किल है। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोच लिया कि इस दुनिया में अगर टिकना है तो परमाणु संपन्न तो होना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु संपन्न देशों से जल्दी कोई ऐठना नहीं चाहता है, कोई भी जल्दी टकराना नहीं चाहता है, क्योंकि चीज़ों को जवाहरलाल नेहरू पहले भी देख चुके थे। जब 1945 में अमेरिका ने जापान पे परमाणु हमला किया था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से खत्म हो गया। सोच सकते हैं आप कि जापान जो इतना पावरफुल था, जो कि पूरे एशिया में और यहाँ तक कि चाइना हो या और भी जो कंट्रीज थी, आप बहुत सारे कंट्रीज को नाक में दम करके रखा था, यही अमेरिका पर पर्ल हार्बर पर अटैक किया था जापान ने, वो परमाणु बम के अटैक से सहन नहीं कर पाया और पूरी तरह से खामोश हो गया। आप सोच सकते हैं कि अगर जापान के पास परमाणु बम होता तो क्या वो चुप बैठता, वो तो हालत खराब करके रख देता। तो इस चीज़ों को वो रियलाइज कर पा रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू कि जिसके पास परमाणु बम है, परमाणु शक्तिशाली देश है, उससे जल्दी कोई टिकना नहीं चाह रहा है उनके सामने। तो भारत को तो परमाणु संपन्न देश बनाना है, उनके मन में उसी समय ये बात आई और इस चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया। उस समय हमारे परमाणु कार्यक्रम के एक तरह से जनक मैं कहा जाऊं या बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सामने इन बातों को रखा और कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए, ठीक है, आप इस पर धीरे धीरे काम शुरू करिए और समय आने पर जब सारी चीज़ें होंगी तो बाद में हम देखेंगे कि इस पर परीक्षण किया जाए। तो उसी समय से इस पर काम होना शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें चलते रही और उसके बाद इस पर इनिशिएटिव लिया गया, धीरे धीरे वर्क चल रही थी। लेकिन आपको पता है कि 1962 में इंडिया का चाइना के साथ वॉर होता है और इस वॉर में इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार जाता है, ठीक है, हमें कि चाइना से हार का सामना करना पड़ता है और ये वॉर हम हार जाते हैं। 1962 का वॉर हारने के बाद एक तरह से भारत और जवाहरलाल नेहरू के जेहन में ये पूरी तरह से आ चुका था कि आज अगर परमाणु बम रहता तो चाइना की औकात नहीं है कि भारत के सामने ऐठता या ये युद्ध हम नहीं हारते, क्योंकि ज़्यादा होता तो परमाणु बम से लड़ाई लड़ते। तो और इस पर काम, परमाणु बम पर काम होना और तेज़ी से शुरू हो गया। बहुत तेज़ी से काम चल रही थी, धीरे धीरे और फास्ट कर दिया गया काम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की देहांत हो जाती है और 1964 में उनके देहांत के बाद नई सरकार बनती है और नई सरकार के रूप में लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समय भी परमाणु कार्यक्रम को रोका नहीं गया, बोला कि इस पर आप काम करिए, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस जो था वो इन कामों पर ना होकर, यानी परमाणु से रिलेटेड वर्क पर ना होकर वो दूसरे वर्क पर जैसे ज़्यादा ध्यान दे रहे। जैसे उस समय वॉर से हम लोग उभरे हुए थे तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी,
भारत की इकोनॉमी बहुत ख़राब हो रही थी, उन अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही थी, तो उन सारी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। और देश में एक तरह से गरीबी आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो उन चीज़ों पर ध्यान दिया और इस कामों को पर भी क्या किया कि आप काम करते रहिए, लेकिन फोर्सली बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया गया। ये कंटिन्यू चलती रही। 1964 से 66, आपको पता है कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो जाती है। ताशकंद समझौता हुआ था और ताशकंद में अनफॉर्चुनेटली लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। उनके मौत के बाद इंदिरा गांधी सरकार बनाती है, लेकिन 1966 में एक और घटना घटती है, और जो कि पूरे परमाणु कार्यक्रम के लिए एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही दुखद पल था, क्योंकि 1966 में ही हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक, जिन्होंने परमाणु कार्यक्रम को बहुत आगे ले गए थे, उन्होंने ही परमाणु कार्यक्रम को एक तरह से आरंभ किया था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनकी भी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। कैसे मौत हो जाती है? तो वो विमान से जा रहे थे और उनके विमान में ब्लास्ट हो जाता है, और ये मौत अभी भी गुत्थी है कि नेचुरल डेथ हुआ है या कोई और कारण हो सकता है। कहा जाता है कि अमेरिका के CIA का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे वैज्ञानिक रहे जो भारत को एक परमाणु शक्ति दे सकते थे, इसलिए साजिश करके मार सकते हैं। बहुत ही दुखद पल था कि उनकी मौत हो गई, और उसके साथ ही परमाणु कार्यक्रम थोड़ा और स्लो डाउन हो गया। इसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी, तो इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने भी दूसरे वैज्ञानिक जो थे और भी जो मतलब कि साइंटिस्ट थे, उनके हाथों में इस सारी चीज़ों को सौंपा और बोला कि इस पर आप काम करते रहिए, धीरे धीरे जैसे समय आएगा तो हम देखेंगे। और इसी टाइम पीरियड में एक और इवेंट हुआ जिसने भारत को परमाणु कार्यक्रम और भारत को अपनी परमाणु स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। 1964 में चाइना ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, और जैसे ये परमाणु परीक्षण हुआ, ये इतना खतरनाक धमाका हुआ जो आसपास में बहुत ज़्यादा भूकंप वगैरह भी आ गई, जिससे भारत में बैठे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसमें और तेजी से काम करना शुरू किया। और ये कैसी दोहरी नीति हो जाती है कि 1964 में जब चाइना अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, तो 1967 में एक ट्रीटी या एक कानून बना दिया जाता है, और मैं कहूँ किसके द्वारा? था अमेरिका के द्वारा, जिसका नाम था NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी नाभिकीय अप्रसार संधि। और इस समय कह दिया गया कि कोई भी देश जो 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुका है या परमाणु बम बना चुका है या रख चुका है, परीक्षण हो चुका है, उसी को केवल मान्यता मिलेगी। और उस समय तक कितना देश था? मात्र केवल एक फ्रांस, ब्रिटेन, USSR यानी रशिया, जिसे आप सोवियत यूनियन बोलते हैं, उसके अलावा अमेरिका और चाइना, ये 5 देश थे जिसे केवल मान्यता मिल गई कि ये लोग क्या है? परमाणु संपन्न देश है। बाकी इसके बाद जितने भी देश होंगे, यानी कि वो नाभिकीय अप्रसार संधि, उनको कोई भी एक तरह से परमाणु बम टेस्ट करने का अधिकार नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, बोला ये मैं कभी भी साइन नहीं करूंगा। ये क्या बात होती है? जब टेस्ट किया, यानी कि पहली बात तो परमाणु नहीं रखने का अगर अधिकार है तो किसी को नहीं है, और जब परमाणु रखने का अधिकार है तो सबको है। नहीं साइन किया इंडिया इस पर। उसके बाद इंडिया में सारी चीज़ें चलती रही। 1971 में आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान की वॉर चली, जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और ये वॉर इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से शौर्य प्रदर्शन करते हुए इंडियन आर्मी के द्वारा ये वॉर को जीता गया, और एक इससे और बूस्ट मिला। बूस्ट मिलता है ना, समझते हैं ना, अंदर से एक और बूस्ट मिला। इंदिरा गांधी की छवि भी बहुत ज़्यादा उस समय क्या हो गई थी पूरे इंडिया में, और एक अच्छी लीडर्स के रूप में चमक गई थी। और फाइनली 1974 आते आते भारत इस स्थिति में पहुंच चुका था कि भारत अब परमाणु परीक्षण कर सकता था। इंदिरा गांधी के पास पूरी सत्ता थी, और इंदिरा गांधी का इस समय में थोड़ी सी उन पर दाग भी लगे। कुछ ऐसी स्थिति बनी जिसमें के कारण थोड़ी छवि उनकी कम होती हुई दिखाई दे रही थी। ऑपोजिशन उन पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगा रहे थे। इंदिरा गांधी को इस समय बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा कि भारत में अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाते हुए, अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा करते हुए ऑपोजिशन को जवाब देने का एकदम सही मौका है, ताकि जनता में एक उत्साह की भावना आ सके और परमाणु परीक्षण हम कर सकते हैं। तो 1974 18 मई 1974 ये डेट है। 18 मई 1974 को भारत के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ।
स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। किस नाम से? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला परमाणु परीक्षण होता है और मुस्कुरा रहा है, ठीक है, बुद्ध मुस्कुरा रहा है। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला परमाणु परीक्षण हुआ और जब ये परमाणु परीक्षण किया गया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ राजस्थान में, और राजस्थान में धमाका के साथ ही ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि ये हमारा परमाणु कार्यक्रम या परमाणु परीक्षण सफल रहा है और हम जान रहे हैं कि हम भी एक परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए यहाँ पर चीज़ों को थोड़ी सी अलग तरीके से की गई। इंदिरा गांधी ने कहा कि यहाँ पर हमने परमाणु जो परीक्षण किया है तो ऐसा नहीं कि हम कोई मतलब गलत मोटिव से या परमाणु बम के दृष्टिकोण से हमने परीक्षण किया, नहीं, हमें केवल एक न्यूक्लियर एनर्जी ऊर्जा के रूप में परीक्षण किया है ताकि कि हमें दूसरी भी और चीज़ें हैं उसकी हम मतलब सारी चीज़ें परिपूर्ण कर सके। कोई हम परमाणु बम के लिए परीक्षण नहीं किए हैं। इन चीज़ों को इंदिरा गांधी ने क्लैरिफाई किया और इसके कारण वर्ल्ड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज़ थे, चाहे वो अमेरिका, सबसे ज़्यादा अमेरिका का प्रेशर बढ़ा, उस पर दबाव चाइना बना रहा था कि ये क्या हो रहा है, इंडिया परीक्षण कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये होगा। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने एक अलग सा स्टैंड लिया, लेकिन जनता में खुशी की लहर थी और ये हमारा पहला परमाणु परीक्षण पूरी तरह से हमें दिख रहा था कि सफल था। लेकिन मतलब वो जो चाह रहे थे, मतलब जो पूरी तरह से चाह रहे थे कि एक रिकॉग्निशन मिले, एक परमाणु संपन्न दुनिया को पता चले कि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है, वो नहीं हो पाया खुल के, है ना, ये सारी चीज़ें। तो 1974 का स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण जरूर हुआ, परमाणु परीक्षण सफल भी हुए थे, ठीक है, लेकिन जो हम चाह रहे थे उतना आउटकम्स हमें नहीं देखने को मिला 1974 में। जनता में खुशी की लहर थी और पहला परमाणु परीक्षण हमारा यहाँ पर संपन्न हो गया। फिर उसके बाद चीज़ें चलती रहीं। जो आउटकम्स और जो रिजल्ट हम चाह रहे थे वो हमारा 1998 या 1998 में जाके परिपूर्ण हुआ। 1998 की कहानी क्या थी? देखिए, 1998 आते आते तक हमें एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिल गई जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। ऐसे व्यक्ति जो कभी अपने लिए नहीं जिए, जिनके लिए देश ही सब कुछ था, और उस व्यक्ति ने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइल कार्यक्रम या भारत के डिफेंस जो होता है, डिफेंस सपोर्ट या डिफेंस को बूस्ट करने का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो APJ अब्दुल कलाम को जाता है। और APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के लिए अपनी सर्वस्व न्यौछावर था। उनके लिए दो ऐसे व्यक्ति मिले भारत में, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम की मैं बात कर लूँ या उसी समय 1998 में हमारे प्रधानमंत्री जो हुए अटल बिहारी वाजपेयी। इन दोनों व्यक्तियों के लिए केवल देश ही सब कुछ था। इनके लिए अपना परिवार और अपना कुछ नहीं, केवल देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो संसद में कहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी सरकार रहे या चले जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता तो आती जाती रहेगी, सरकारें आती जाती रहेगी, देश हमेशा रहना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ों को बहुत अच्छे से कहा था। तो क्या हुआ कि जब APJ अब्दुल कलाम के पास ये सारी चीज़ें कमान आई तो उन्होंने इसमें और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम किया और पहला प्लान बनाया गया कि 1995 में ही परमाणु परीक्षण कर दिया जाए। PV नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय 1995 में। 1995 में सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग तो हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ कि ये खबर कहीं ना कहीं लीक हो गई, है ना, हर जगह तो खबरी बैठे हुए हैं ना, तो खबर लीक हो जाती है और खबर लीक होने के बाद जैसे ही ये खबर पहुंचती है वर्ल्ड मतलब कि एक तरह से मंच पर, विश्व मंच पर, और इस पे अमेरिका को जब पता चलता है वो तो और ज़्यादा बिफर जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, परमाणु परीक्षण होने वाला है। उसने भारत को सीधा बोला चेतावनी के तौर पर, विल क्लिंटन साहब उस समय थे, उन्होंने बोला कि भारत कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें। और उसने भारत पर निगरानी करने के लिए अपना एक सैटेलाइट लगा दिया जिसका नाम था लैक्रॉस सैटेलाइट, ठीक है, लैक्रॉस सैटेलाइट उन्होंने भारत पर नज़र रखने के लिए लगा दिया और ये भारत पर लगा दिया और ये भारत पर एक घंटे की इसकी ड्यूरेशन थी, यानी 1 घंटे पर ये भारत पर नज़र रखता था। और इतनी शार्प इसकी नज़र थी कि भारत में अगर कोई व्यक्ति है और वो घड़ी पहने हुआ है, उस घड़ी तक की क्लियर फोटो ये ले सकता था। ये भी हमारा 1995 में हम जो सोच रहे थे सफल तो नहीं हो पाया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनते ही उन्होंने कहा कि अब जो हो फर्क नहीं पड़ता है, हमें परमाणु परीक्षण करना ही करना है और पूरे दुनिया में ये साबित कर देना है कि भारत भी किसी से कम नहीं है, भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को कहा कि आपको जो करना है करिए, है ना,
हमारे तरफ से पूरी खुली छूट है, आप अपने हिसाब से जो करिए, बस हमें परमाणु परीक्षण करके भारत को एक विश्व में पटल पर या विश्व में एक ऐसी देश के रूप में स्थापित करना है जो विश्व देखे तो गर्व, मतलब विश्व को एक लग जाए कि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। एपीजे अब्दुल कलाम सारी कमांड को संभाले पूरी तरह से, और एपीजे अब्दुल कलाम को उस समय नासा से एक तरह से ऑफर भी आया कि आप आइए हमारे पास। तो नासा गए थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने वहाँ पर गए तो नासा वाले तो पता है आप लोगों को बार बार इंडियंस को खरीदने की कोशिश करते हैं, इसरो वाले को, वैज्ञानिक को, आप यहाँ आ जाइए आपको हम ये देंगे वो देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी हुआ कि आप हमारे पास आ जाइए, आपको इतना ये सारी चीज़ें कर देंगे, इंडिया में क्या है सारी चीज़ें। एपीजे अब्दुल कलाम कहे कि मेरे पास है ही क्या, जो है सो मेरे देश का है। वहाँ पर जब एपीजे अब्दुल कलाम गए तो वो सारी चीज़ों को देख लिए कि वहाँ पर ये अमेरिका क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है इंडिया को, इंडिया की सारी चीज़ों को ये लोकेट कर रहा है। वहाँ से जब इंडिया में आया तो बोले सारे साइंटिस्ट को, भाई क्या हो जाओ यहाँ पे, पूरी तरह से सतर्क हो जाओ, वो देख रहा है अमेरिका पूरी तरह से। और इसी चीज़ को देखते हुए ये इतनी सीक्रेट मिशन रखी गई 1998 में सारी चीज़ें चली, जो सीक्रेट मिशन की भनक ना ही किसी खुफिया एजेंसी को लगी, सैटेलाइट के नज़र से बच के जो वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई, उस टीम को जोधपुर यानी कि जो पोखरण वाला जगह है, पोखरण राजस्थान में भेजा गया, सिविल नहीं आर्मी के ड्रेस में, यानी आर्मी ऑफिसर बना के। बोला ये सब तो आर्मी है, और अलग अलग उनका नाम बना दिया गया, नाम मतलब चेंज करके कोड वर्ड के तरह से नाम, और सारी चीज़ें कोडिंग में होती ताकि फ़ोन पर भी उनको लगे क्या कि नहीं ये कुछ नहीं हो रहा है। हर चीज़ें सीक्रेटली ऑपरेट किया जा रहा था और सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे। जाते थे वो साइट्स पे, सारी चीज़ों को देखते भी थे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये सारा पोखरण में पूरी एक तरह से वायर बिछाना, पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए जो सारी सिस्टम फिट करना, वो सारा क्या होता था, मशीनरी फिट करने का काम रात को चलता था, क्योंकि दिन में तो सारी चीज़ें होती ताकि जनता को ना पता चले, यानी कि लोगों को ना पता चले, किसी खुफिया एजेंसी तक बात ना लीक हो जाए। रात में चलती थी और रात में भी ड्यूरेशन को देख कर चलती थी, यानी 1 आवर्स का जो ड्यूरेशन है उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलती थी कि भाई मतलब इस बीच में कहीं सैटेलाइट देख न दे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग कौन कर रहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम। इसी समय क्या होता है कि मतलब वर्क चलती रहती है, सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन फिर भी अमेरिका को इन सारी चीज़ों को देख के अमेरिका की जो एजेंसीज थी उनको शक होने लगता है कि ये इंडिया में हो क्या रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें कौन एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रक्स आ रही है, ये जा रही है, वो सारी चीज़ें। उन्होंने क्या किया कि जो सैटेलाइट की टाइमिंग थी जो 1 आवर्स की पहले हुआ करती थी, उसको अब मिनट में कन्वर्ट कर दिया। वो 20-20 मिनट पे आकर क्या करते थे, एक चक्कर लगाकर आ जाते थे। अब तो बड़ी मुश्किल हो गया, इस चीज़ों को तो अब करना बहुत मतलब कि एक तरह से रिस्की हो गया कि अब तो सारी चीज़ें हो सकती है। इस समय देखते हुए यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि आप एक काम करिए, अब हो गया, अब जो होना है देख लेंगे, आप अभी जाके अनाउंस कर दीजिए कि भारत पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। कहा क्यों? कहा कि देखिए ऐसे ऐलान करिए कि कश्मीर के मुद्दे पर स्थिति बिगड़ रही है और भारत सारी चीज़ें करके और पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी बोले ठीक है, जैसा आपकी इच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जाके बोलते कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। जैसे ये अनाउंसमेंट होता है और मतलब अपनी भारत पूरी सेना और जो भी मतलब कि अलग अलग एयरफोर्स थे वो सारी चीज़ें भरना शुरू कर देते हैं, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और ये सारी चीज़ें जैसी होती तो अमेरिका को ये सारी खबर लगती है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो उस समय प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वो भी स्टेटमेंट आके देते हैं कि मतलब कि हमें शांति बना के रखना है, ऐसी स्थिति बिगड़ रही है। जब अमेरिका को इसका पता चलता है, अमेरिका कहता है कि देखो ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये जो सैटेलाइट है जो हमने कहाँ पर बेसिकली लोकेट करके रखा है, जो पोखरण वाले साइट पे रखा है, राजस्थान पे रखा है, इससे तुम कहाँ कर दो, फिट कर दो, यानी ये लोकेट तुम कर दो जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में लोकेट कर दो और देखो जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या हो रही। जम्मू कश्मीर में नासा वाले को बोला ये सारी चीज़ें कर दो। इतने में क्या किया, अब जो है 8 घंटे का समय मिल गया, पहले मिनटों का था, 8 घंटे का। ये 8 घंटे का समय उनके लिए बहुत बढ़िया हो गया। इस 8 घंटे के समय में ये सब लोग जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, वो काम अपना बहुत बेहतरीन तरीके से करने लगे। सारी चीज़ें फिट वगैरह कर दिए और फिट करने के बाद पूरी तरह से रेडी हो गए कि ये परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। अब रेडी हो गए तो बोला कि अब जब रेडी है ये है तो कर दीजिए परमाणु परीक्षण, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, 11 मई
1998, ये डेट ध्यान रखिए, 11 मई 1998 के दिन शक्ति कोडवर्ड नाम रखा गया था परमाणु परीक्षण का, और शक्ति कोडवर्ड के नाम से पहला विस्फोट, मतलब सब चीज फिट है, क्या करो विस्फोट करो, पहला विस्फोट किया। जैसे ही पहला विस्फोट होता है, सारी आसपास की जितने भी वहां पर बिल्डिंग्स बनाए थे, छोटी छोटी सारी चीजें थी, वो पूरा उड़ गया, हवा का बवंडर उठा पूरी तरह से। उसके अलावा एक अलग सी पूरी तरह से क्या हुआ, धुएं का बवंडर उठा, और साइंटिस्ट को यह समझ में आ गया कि परमाणु परीक्षण पूरी तरह से सफल हो गया, पूरी सक्सेस। इसी समय कहा कि अब क्या हो रहा है कि सैटेलाइट आएगा तो देख लेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि परमाणु परीक्षण हो गया, सारी स्थिति खराब हो गई। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने जाके अटल बिहारी वाजपेयी को बोला कि आप यहाँ पर अनाउंस करिए कि राजस्थान में बहुत बड़ा तूफान आया है, और बहुत बड़ा तूफान आया है, कोई भी आम जनता वहाँ पर ना निकले और आसपास ना जाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, अनाउंस करवा दिया कोई भी जनता वहाँ पर ना जाए, वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, बहुत बड़ी डिजास्टर आई हुई है, सब लोग अपने घर में रहे। अब जैसे ही यहाँ पर नासा के जो सैटेलाइट थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा धुआं जैसा यहाँ पर आंधी आया, वो जाके सीधा अमेरिका में, मतलब वो रिपोर्ट करते हैं वहाँ पर जाके एजेंसी में, वो ऑफिस में, कि ऐसे ऐसे वहाँ पर तो लग रहा है कुछ हुआ एक्टिविटी। करे अरे कुछ नहीं हुआ है, अभी हम सुने हैं वहाँ पर मौसम विज्ञान विभाग से वहाँ पर बहुत बड़ा क्या हुआ है, तूफान आया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे नहीं करे चुप ना, वो तूफान आया है। अमेरिका को भी पता नहीं कि वहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तूफान आया है। कहा कि चलो ये तो एकदम सफल हो गया है, लेकिन इस बार अब क्या करते हैं, 11 मई को तो कर दिए दो, 13 मई 1998, अभी तक नहीं पता है अमेरिका को, क्या करो 13 मई 1998 को 2 और फोड़ दो, 2 बम का और परमाणु परीक्षण। 2 परमाणु परीक्षण 13 मई 1998 को और हुआ, और जब ये परमाणु परीक्षण हुआ तो पूरी तरह से धुएं का बवंडर, वही पूरी ब्लास्ट हुई भयंकर, और लगा कि पूरी तरह से परमाणु परीक्षण पूरी सफल हो गई, पूरी तरह से जो परमाणु परीक्षण, जो परमाणु बम की ताकत होनी चाहिए वो है। अभी तक अमेरिका को नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे तो पता चल ही जाएगा ना, कितना आप रोक सकते हैं। ये परमाणु परीक्षण जब भारत में होते थे, तो आप देखिएगा भारत का जो मैप है इस तरह से, यहां पर आप राजस्थान का एरिया है और ये पाकिस्तान है। परमाणु परीक्षण यहाँ पर हो रहे हैं, और भूकंप कहाँ पर आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है। पाकिस्तान में जब भूकंप आ रहा था तो पाकिस्तान समझ गया कि ये कोनो क्या है, ये कोई यहाँ पर डिजास्टर या कोई यहाँ पर बहुत तूफान नहीं आया, ये तो परमाणु परीक्षण कर लिया। ये अमेरिका को फोन किया कि वहाँ पर वो परमाणु परीक्षण किया, कहाँ है आप। परमाणु परीक्षण सीधा बोला कि अरे बाप रे, अमेरिका सीधा माथा पर अपना हाथ रख के कहा कि ऐसी स्थिति हो गई, अब क्या हो सकता है। अमेरिका ने सीधे कहा कि इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत ने क्या किया है, एनपीटी को तोड़ा है, सीटीबीटी को तोड़ा है। सीटीबीटी भी एक तरह से बैन लगाया गया था परमाणु संधि को रोकने के लिए, सारी चीज़ें। इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इंडिया को। इंडिया भी रेडी था, बोला कि अमेरिका बोला कि हम इसकी कभी मान्यता नहीं देंगे इंडिया को, कि इंडिया एक परमाणु संपन्न देश है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हमें किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं, हमारे पास जो है सो है। किसी देश को अगर प्रमाण की आवश्यकता है तो आ जाए हमसे, हम उसे देंगे कि मेरे पास परमाणु हथियार है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ अमेरिका भी समझ गया कि थोड़ा सा इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, वो साइड हो गया। अब क्या हुआ कि अमेरिका बोला कि हम क्या करेंगे, बहुत बैन लगाएंगे, बहुत सारा उन्होंने एम्बार्गो लगाया, बहुत सारी प्रतिबंध लगा दी कि अब इंडिया से कोई व्यापार नहीं कर सकता है, कोई भी सारी चीज़ें नहीं हो सकता है। बहुत सारी इस पर अलग अलग तरह से इम्पोजिशन कर दी गई। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गई, इकोनॉमी बहुत बर्बाद हो गई। इसी के कुछ समय बाद पाकिस्तान भी सारी टेक्नोलॉजी और बम चाइना के माध्यम से रखे हुआ था, और वो देखा कि इंडिया को कुछ नहीं हो रहा है, तो पाकिस्तान भी टेस्ट कर दिया। पाकिस्तान भी बम क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया। अमेरिका कहा तू काहे किया, कहता है वो करेगा, वो परमाणु टेस्ट किया तो नहीं, मैं नहीं, क्यों नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा। तो पाकिस्तान भी टेस्ट किया, मतलब परमाणु टेस्ट हो गया, इंडिया भी कर लिया। अमेरिका ने दोनों देशों पर प्रतिबंध लगा दिए, बोला कि इस देश से कोई भी
मतलब सामान इनको नहीं दिया जाएगा, बहुत सारी और भी प्रतिबंध रहेगी, ट्रेड प्रतिबंध रहेगी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रतिबंध कर दी। इंडिया की इकोनॉमी को कुछ हद तक बचा लिया। बहुत सारे बाहर क्षेत्रों में यानी कि विदेशों में रहने वाले कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने इनको पैसा देकर, मतलब एक तरह से वहाँ से पैसा आ रही थी, इंडिया की इकोनॉमी बच गई। पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउनफॉल होने लगी, बहुत स्थिति खराब हो गई। पाकिस्तान की जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी तो पाकिस्तान क्या किया, पाकिस्तान कहा कि अच्छा रुको, ये तो हमारा स्थिति खराब कर ही रहा है। पाकिस्तान बोला कि अब तो हम मर जाएंगे, ऐसे बिना भूखमरी जैसा मर जाएंगे, स्थिति हमारी देश की खराब होने लगी, इकोनॉमी चौपट हो गई है। पाकिस्तान ने क्या किया कि अपना परमाणु जो हथियार था, यानी परमाणु की जो टेक्निक थी, वो बोला कि हम इसी को बेचते हैं। पैसा जब मेरे पास नहीं है तो हम इसी परमाणु टेक्निक को बेचते हैं। उन्होंने नॉर्थ कोरिया को बेच दिया। नॉर्थ कोरिया के बाद उन्होंने क्या किया, और भी सद्दाम हुसैन वगैरह, ईरान वगैरह को देने लगा। जैसे ही हुआ, अमेरिका का ये क्या कर रहा है, कहते हैं आप ही तो कहें कि मतलब हम पैसा नहीं देंगे, हम क्या, हमारे पास खाने के लिए हम क्या करें। तो अमेरिका ने इस चीज़ों को देखते हुए बाद में उन्होंने क्या किया, इस प्रतिबंध को हटाया। इस बार प्रतिबंध हटाया तो फायदा हो गया इंडिया को। और इस तरह से इंडिया क्या हुआ कि सारी चीज़ों को झेलते हुए, इंटरनेशनल प्रेशर को, अमेरिका तक को झेलते हुए इंडिया एक परमाणु संपन्न देश बन गया। किसी को परमाणु की आवश्यकता नहीं थी। बाद में जाके अमेरिका ने भी एक तरह से अनौपचारिक तरीके से भारत को प्रमाणित कर दिया कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। और भारत भी उन रेस में शामिल हो गया, उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो कि विश्व में परमाणु संपन्न देश माने जाते हैं। और इस तरह से हमारा भारत एक परमाणु संपन्न देश बना। और उस तरह से देखा जाए तो भारत पर 2 केस भी किए गए थे, एक एनपीटी के द्वारा और एक सीटीबीटी। एनपीटी में बोला गया कि भारत क्या किया है कि न्यूक्लियर दूसरे देश से लेकर परमाणु बनाया है, टेक्नोलॉजी लिया है। तो बोला हमारे अपने देश में खुद क्या होता है, हमारे अपने देश में यूरेनियम होती है, हमारे अपने देश में झारखंड में यूरेनियम है, हम वहाँ से लिए। टेक्नोलॉजी में बोला कि कौन, एपीजे अब्दुल कलाम, हम खुद परमाणु बनाए हैं, किसी को परमाणु की आवश्यकता नहीं, मुझे खुद टेक्नोलॉजी पता है, हम दूसरे से नहीं लिए। तीसरी चीज़ है सीटीबीटी, बोला कि आपने परमाणु परीक्षण क्यों किया, कहा कि हम परमाणु परीक्षण आपने वाटर में नहीं परमाणु परीक्षण करना है, ज़मीन पर नहीं करना है, हवा में नहीं किया करना है, आपने क्यों किया परमाणु परीक्षण। इंडिया बोला कि ना हम ज़मीन पर किए हैं, ना हवा में किए हैं, ना पानी में किए हैं, हम ज़मीन के नीचा किए हैं। बताओ, हम तो परमाणु परीक्षण का रूल तोड़वे नहीं किए। यहाँ से भारत अपना केस इंटरनेशनल कोर्ट में जीत गया। और इन सारी चीज़ों के बावजूद इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट और न्यूक्लियर पावर बन गया। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में परमाणु ऐसी, जहाँ विश्व में एक से एक देश है, जहाँ चाइना है, जहाँ पाकिस्तान है, जहाँ एक से एक कंट्रीज रह रहे हैं, वहाँ पर भारत के जब ये ऐसे सोचने वाले दुश्मन हमारे आसपास रहते हैं, वहाँ पर भारत के पास परमाणु बम न रहते तो ये दुश्मन हमारे साथ क्या कर सकते थे, आप खुद सोच कर देखिए। और सोचिए कि यही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम का कितना बड़ा शुक्रगुजार हमारा रहना चाहिए कि इन लोगों ने हमें परमाणु संपन्न देश बना दिया। तो ये सारी कहानी थी जो कि हमारा शुरू से परमाणु की हिस्ट्री चली और इस तरह से भारत एक परमाणु संपन्न देश बन गया। आई होप आप इसे समझे होंगे। इसे समझे तो भारत के उन वैज्ञानिकों के लिए, भारत के उन साइंटिस्ट के लिए, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एक लाइक करिएगा वीडियो को, और जरा वीडियो देखिए वो परमाणु परीक्षण की, ये भारत का किस तरह से परमाणु परीक्षण हुआ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।